जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, आप लोग जैसे पता है, थंबनेल से पता चल रहा होगा, ग्रुप डी 25-26 जो भी आपका 25 या 26 में एग्जाम, तो नवंबर 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। आज क्लास आपका 20 है, फुल सेट आप लोग का डेली चलता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और बाकी बात, मैथ्स मैथ्स जितने भी हैं 25 सेट जितने भी पूछे गए हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन यहाँ से डेली हम लोग करके जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। और एग्जाम डेट बहुत नजदीक आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप अपनी तैयारी को पूरा बूस्ट कर दें, ठीक है, बूस्ट करते हैं। अन्यथा आप बैठे रहेंगे मेरे दोस्त, और जितने भी स्टूडेंट आपके अलावा है सब पढ़ रहा होगा, समझ गए आप लोग। तो अपनी तैयारी को जितना हो सके आप लोग बूस्ट कीजिए, जितना हो सके आप लोग एमसीक्यू मारिए, और जितना हो सके सबसे कम समय में जो चैप्टर आपको परेशानी आ रहा है, समझ गए, जो चैप्टर में परेशानी आ रहा है वो चैप्टर को बार बार आप लोग रिपीट कीजिए। और एमसीक्यू जितना लगाइए पीवाईक्यू, इससे पता चल जाएगा आपका पीवाईक्यू में प्रीवियस पूछा गया कैसा प्रश्न है, उसी के अनुसार आपका प्रश्न आगे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये तो डेली फॉर्मेलिटी, आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज का पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित आपको पता रहना चाहिए, 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे वो आपसे प्रश्न है, ठीक है। निम्नांकित वृत्त आरेख भारत में 5 राज्यों जैसे ए से ई में चावल उत्पादन संबंधी जानकारी प्रदान करता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये आपका डाटा दिया गया है, इसमें जहां भी 5 प्रांत है आपको देख सकते हैं भारत में, 1 2 3 4 5। इसी 5 जो प्रांत में चावल जो उत्पादन हो रहा है, चावल उत्पादन का परसेंटेज है, ठीक है। कुछ होगा उत्पादन टन में होगा, या इसको साफ साफ नहीं बताया गया कितना में होगा, बट इतना पता है कि ए 16% चावल उत्पादन है, ई 18%, डी 23%, बी 25%, सी 18% है, ठीक है। और सबका कलर डिनोट यहाँ से किया हुआ है। तो आपको ये बताना है मेरे भाई कि राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितने परसेंट कम है, समझ गए। राज्य सी में चावल के उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितने कम है। तो राज्य सी में चावल का उत्पादन कितना हो रहा था आपका, राज्य सी में चावल का उत्पादन कितना हो रहा था, 18%। राज्य बी में चावल का उत्पादन कितना हो रहा था आपका, तो राज्य बी में चावल का उत्पादन हो रहा था 25%, ठीक है। तो एक कोई डाटा होगा मेरे दोस्त जो ये चावल उत्पादन कर रहा है, तो हम मान लेते हैं 100 क्विंटल, ठीक, हम मान लेते हैं 100 क्विंटल टोटल उत्पादन हुआ। इसमें से सी का जब 18% लेंगे तो 18 क्विंटल सी का हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 25 क्विंटल हो जाएगा, समझ गए। तो यानी पूछा जा रहा है सी का बी से कितना परसेंट कम है, सी का चावल उत्पादन बी से कितना परसेंट कम है। तो आप साफ साफ इजली यहाँ देख रहे हैं कितना परसेंट कम है इससे, तो 7 ही तो कम है इससे। 25 क्विंटल और 18 क्विंटल में 7 क्विंटल का अंतर है। कम किससे हुआ आपका, 25 से तो ही कम हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको 100 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। 25 चौके 100, 7 चौका 28%, यानी कि सी का उत्पादन बी के उत्पादन से 28% कम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समझ गए। ठीक है। हम मानते हैं एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, बट 360 डिग्री हम क्यों माने, हमको परसेंटेज खोजा गया है ना, तो डायरेक्ट हम इसको 100 मान के इजिली हम निकाल सकते थे, समझ गए। ठीक है। हमको वो चीज संभव मानना है जिसमें जल्दी से जल्दी हमको उत्तर मेरे पास आ जाए, ठीक है, जितना से जल्दी से ज्यादा उत्तर आए। हमको ये सब नहीं पढ़ना कि यदि 360 मेरे दोस्त, एक सपोज डेट करिए आप ही के अनुसार हम 360 डिग्री हम इसको मान लेते हैं, तो इसका आपको 25% निकालना होता, फिर इसको 80%, कितना आपका डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन में। या डायरेक्ट हम 100 मान लिए टोटल, यदि 100 मान लिए तो इजी, यहाँ से 100 का 18% 18 होता है, 100 का 25% 25 होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रश्न को एक अलग तरीका से हल करने के बारे में सोचिएगा, हर एक प्रश्न को, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त हम जानते हैं कि मैथ का एक प्रश्न 4 टाइप से सॉल्व हो सकता है, या हो सकता है कोई कोई ब्रिलियंट हो तो 5 टाइप से भी वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो मैथ एक टाइप से नहीं, बहुत टाइप से सॉल्व होता है, करने वाली चाहिए, ठीक। यदि 4 प्लस 4 पे पावर n प्लस 5 बराबर 260 के बराबर है, तो 5 पे पावर n प्लस 3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 प्लस है, 4 पे पावर n प्लस 5 है, क्या ये 4 प्लस है, इधर बराबर आके माइनस हो सकता है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ n प्लस 5 बराबर, अरे ये प्लस है ना मेरे दोस्त, ये इधर जाएगा तो ये तो माइनस तो होगा 4, तो -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 256, 256 हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ पे बेस को समान करना है, बेस को समान इसीलिए करना है क्योंकि बेस को हटाना है, पावर को बराबर करना है। तो बेस का समान यदि 4 पे पावर हम 4 कर देते हैं तो 256 होता है, हम जानते हैं 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। तो यहाँ से पावर आपका सप्लाई यहाँ से चला गया, तो x प्लस 5 बराबर 4 आ गया, तो x बराबर -1,
यहाँ तक कोई दिक्कत? एक्स का वैल्यू आपका -1 निकल गया, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना है मेरे भाई। तो 5 पे पावर -1 और +3, ठीक है। तो +3 में एक माइनस जाएगा तो 2 बचेगा, तो यानी 5 बचे 25 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको कुछ नहीं जरूरत यहाँ से करना था, ये प्लस था ना, इधर जाकर हम इसको माइनस इजिली तो कर सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, या आप बोल सकते हैं n का वैल्यू निकल गया, तो n से वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ इसको n मानिए, x मानिए, y मानिए, z मानिए, 26 अक्षर में कुछ भी मानिए, आप सिर्फ आंसर निकालना पड़ेगा, सिर्फ आंसर आपको चाहिए, आप मानिए कुछ भी, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कीजिएगा, राम की वर्तमान आयु भीम की आयु की 6 वर्ष कम है, ठीक है। राम की वर्तमान आयु जो था भीम के वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है, यानी 6 साल उससे छोटा है। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु की दुगुनी हो जाएगी। साफ साफ बोला जा रहा है 3 साल जो बाद होगा मेरे दोस्त, राम की आयु, राम को आर से डिनोट कर देते हैं, भीम को 20 से कर देते हैं, ठीक है। तो राम की आयु से दुगुनी है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि राम की आयु यदि x है तो भीम की आयु 2x होगी, दुगुनी है, साफ साफ यहाँ से क्लियरिटी हो रहा है, ठीक है। कि यदि साफ साफ बोला गया है ना, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु से दुगुनी है, तो राम की आयु यदि x मान लिए तो भीम की आयु 2x होगी, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा, ये तो 3 साल बाद डाटा है। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे दोस्त, बार बार आपको हम ये बता रहे हैं, क्या इसके वर्तमान आयु में जो अंतर है राम और इसके भीम में जो वर्तमान आयु में अंतर है, क्या 3 साल बाद अंतर सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अब मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ। जैसे आप और आपका भाई कुछ होगा, या आप आपका पार्टनर, दोनों का आयु 10 साल पहले जाइए तो अंतर 5 साल था, क्या अभी भी अंतर 5 साल है, या बढ़ के अंतर 10 साल हो जाएगा? जी नहीं, अंतर सेम रहेगा, ठीक है। अंतर चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, अंतर आपका सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका भी अंतर सेम 6 साल के बराबर रहना चाहिए, लेकिन अंतर कितना है x, तो इसको रहना चाहिए 6, यानी हमको पता चल गया x का वैल्यू मेरे पास 6 निकल के आ गया। तो राम का आयु यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो राम का आयु यहाँ से क्या निकल के आया, तो यहाँ 6 निकल के आया, और इसका 12 साल निकल के आया। बट ये 3 साल बाद का एज है, ये 3 साल बाद, ये साफ साफ बोला जा रहा है 3 साल बाद का एज है। तो वर्तमान आयु क्या होगा राम और भीम का, तो वर्तमान आयु 3 वर्ष माइनस करना पड़ेगा ना, तो 3 वर्ष माइनस इसका 3 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। तो यानी राम की आयु 3 साल, भीम की आयु 9 साल। क्या पूछा जा रहा है, राम की आयु कितनी होगी, तो 3 साल इज करेक्ट आंसर, 3 ईयर्स। समझ गए आप लोग? सिर्फ कुछ नहीं किया, अंतर बराबर अंतर किया। हम जानते हैं 10 साल पहले जो कोई भी दो एज में आयु में अंतर होगा, वो 3 साल बाद भी आयु में एज में अंतर समान होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया, यहाँ से हम इसका 3 साल बाद एज निकाल लिए, बस यहाँ से 3 माइनस कर देंगे तो वर्तमान आयु निकल गया, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यदि 27 और n का लघुत्तम समावर्तक 54 है और महत्तम समावर्तक 9 है, तो n का मान क्या होगा? इसको इजीली से समझिएगा, ये प्रश्न आपको करने के लिए नहीं था, पेन उठाने के लिए नहीं था। पेन यदि आप उठा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, समझ गए। तो यदि 27 और n का एलसीएम 54 है, यदि हम एक संख्या n मान लिए, दूसरी संख्या 27 मान लिए, इसका यदि एलसीएम आप लीजिएगा, तो ये एलसीएम साफ साफ बोला जा रहा है, एलसीएम इसका 54 है, ठीक है। और इसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ इसका लीजिएगा, तो एचसीएफ आपका 9 आ जाएगा। यहाँ से आप समझ गए। तो आपको ये बताना है कि एन के जगह पर क्या रखे जो इसका एलसीएम आपका 54 आए और एचसीएफ आपका 9। तो सबसे पहले एलसीएम की ओर चलेंगे हम लोग। तो एलसीएम होता क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। यानी कि ये जो 54 है मेरे दोस्त, ये 27 और एन से भी विभाज्य होनी चाहिए। 27 से विभाज्य है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। एन का मान क्या रखे विभाजित होगा, तो यहाँ 27, यदि 27 रखे तो एचसीएफ भी 27 होना चाहिए, लेकिन 9 है एचसीएफ, ये तो नहीं होगा। यदि एन का मान हम 54 रखें तो एलसीएम 54, यानी हाँ 54 से भी विभाजित हो रहा है, 27 से भी विभाजित हो रहा है। बट इसका क्या एचसीएफ आपका कितना आएगा, तो एचसीएफ 27 तो ही आएगा। एचसीएफ क्या कहते हैं, एचसीएफ वो होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, जो n और 27 को पूरी तरह विभाजित कर दे। यदि हम इसको यहाँ से 27 मानते हैं मेरे दोस्त, 27 यदि एचसीएफ होता तब तो दोनों विभाजित कर देता, यानी 9 एचसीएफ। इसका नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब आप 54 से ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 54 से ऊपर जाते हैं तो 54 आपका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो क्या आएगा, तो आप एक कम आइए नीचे 18, या तो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, ऑप्शन बाय ऑप्शन पुट कर सकते थे, या हम इजिली कॉमन साइंस हम यूज किए, ऑप्शन को हम समझ गए, ऑप्शन मेरे पास नहीं, हम ऐसे बनाएंगे। तो यदि हम 18 एलसीएम मान लिए, तो क्या ये दोनों से विभाज्य 54 है?
100% है, 27 से भी 54 जा रहा है, 18 से भी 54 जा रहा है। तो अब आपको ये देखना है प्रूव्ड के लिए, क्या 9 से ये दोनों संख्या विभाजित हो रहा है? तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, जी 100% हो रहा है, यानी एन का वैल्यू आपके पास 18 पर के आ जाएगा। इसमें पेन पकड़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं था, समझ गए? तो यदि आप प्रैक्टिस इस लेवल का कर लिए हैं तो आपको पेन पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम वो होता है जो दोनों संख्या से विभाज्य हो जाए, और एलसीएम वो होता है जो दो संख्या दिया गया है वो एचसीएफ से विभाज्य हो जाए, समझ गए? ठीक है, तो या तो आप चाहते यहाँ से ऑप्शन से भी रख के बना सकते थे, ठीक है, जैसा आपको मेथड पसंद लगे वैसा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। 55 नंबर प्रश्न, 275 रुपये मूल्य की एक वस्तु में 5% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ होता है, तो उसने इसके कितना भुगतान किया होगा ये आपको बताना है। एक वस्तु का मूल्य 275 रुपया था, ये आप बात मानते हैं, साफ साफ बोला गया 275 रुपया मूल्य वाली वस्तु को 5% छूट पर बेचा जा रहा है। यदि हम इस पे 5% हम छूट दे दिए मेरे भाई, तो कितना ये मूल्य मेरे पास निकल के आएगा? यदि हम 275 में 5% छूट दे दिए तो ये मूल्य क्या निकल के आएगा आपके पास? 275 का 5% निकाल के इससे हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 275 का 5% कितना आएगा? तो इसको डायरेक्ट आप इजीली यहाँ से कर सकते थे, 2 37 3 13, यानी कि 13.75। तो यानी कि 275 में यदि आप माइनस 13.75 डिस्काउंट दे रहा है ना, यदि माइनस करते हैं तो क्या आपके पास आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना? तो यहाँ आपके पास एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये आएगा आपके पास? आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। यदि कैलकुलेशन में कहीं हो रहा हो, कहीं परेशानी हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, समझ गए? तो 261.25, सॉरी माफ कीजिए, 261 वो 261 निकलेगा, 261.25। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्काउंट देने के बाद मेरा मूल्य आया? ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद मूल्य आया मेरा, ठीक। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो हम वस्तु बेचे, इतना परसेंट डिस्काउंट देके जो हम विक्रय मूल्य तय किए थे मेरे दोस्त, इस पे यदि हम बेचे तो हमको 4.5% का लाभ होगा। साफ साफ बोला जा रहा है कि यदि 261.25 पे हम बेचे तो 4.5% का लाभ हो रहा है मेरे पास, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो यदि 261 रुपया में हम कोई वस्तु बेचते हैं तो 14 पॉइंट यानी 104.5% का लाभ हुआ, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 100% आपको यहाँ से निकालना है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप इजीली इसको उड़ा सकते हैं, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसको 5 से आप इसको उड़ा सकते हैं, 5 दूनी 10, अब 5 45, इसको भी आप 5 से 2 बार में इजीली कर देते हैं, 11 बार में 11 का 11, 11 99, 11 दूनी 22, ठीक है, 4 हो गया यहाँ, तो 11 तिया 33 बार में हम इसको उड़ाएंगे, 8 हो गया, 11 सत्तर 77, 11 पचे 85, ठीक है। यहाँ से 19 बार में भी इसको गैप करते हैं तो 19 का 19, ठीक, यहाँ से आपका 4 निकल के चले आएगा, तो 19 तिया 57 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 19 दूनी 38, 9 आ जाएगा, 19 पचे 95, यानी 125 दूनी 250, यानी वो मूल्य जो निर्धारित होगा मेरे भाई वो 250 मूल्य निर्धारित होगा, समझ गए यहाँ से? ठीक है, वो जो मूल्य निर्धारित होगा वो 250 होगा। सिंपल बोला जा रहा है कि 275 रुपया एक वस्तु का मूल्य था, इसमें आपको 5% की आप छूट दिए, छूट देने के बाद जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, जो वस्तु इस पे हम बेचे जा रहे हैं, इस पे हमको 4.5% का लाभ हो रहा है, यानी 261 में वस्तु बेचेंगे तब मेरा 4.5% लाभ हो रहा है, यानी कि 100% तो मेरा ऑलरेडी मूलधन पहले था और 4.5% लाभ हो गया, यानी टोटल 104.5% लाभ हुआ मेरा। तो इतना लाभ बराबर लाभ कर दिया, 100% हमेशा मूलधन मेरा निकलता है, तो 250 यहाँ से निकल जाएगा। आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है बट पूरी पूरी संख्या में विभाजित हो जा रहा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। यदि 2x प्लस 7y ये संख्या रेशियो में दिया गया है, तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना, 2x प्लस 7y, इसको रेशियो मतलब बेटे इसको नीचे कर दीजिएगा आप, 4x माइनस 3y समानांतर मतलब बराबर 8y,
इसको आप सरलीकरण 3 दूनी कॉर्नर गुना कर सकते हैं, इसको 3 दूनी 6x प्लस 21y बराबर 8 चौक 32x माइनस 8 या 24y। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, तो 32x प्लस है, इधर 6x है, इधर आके चले जाएगा तो माइनस 26x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, इधर चले जाएगा माइनस 21y हो जाएगा, तो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 45y, माइनस 45y, तो माइनस माइनस गया तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, तो x के बराबर 45 है और y के इधर बराबर 26 है, यानी 45:26 आपका उत्तर आ जाना चाहिए। 45:26 करेक्ट नंबर ऑप्शन ए। समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट रेशियो में था, दोनों रेशियो में हम करते, उसके बराबर हम जितना अनुपात दिया था उसका अनुपात देते, ठीक है। इजी प्रश्न था, बहुत ही इजी प्रश्न था, ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जितने प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना हैबिट से बन जाएगा आप लोग के लिए। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है, तो ये कौन सा समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये घन बहुपद है, क्या ये घन समीकरण है, क्या ये द्विघात बहुपद है। तो आपके लिए ये जानना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, घन बहुपद पहचानने का नियम क्या है और घन समीकरण हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक द्विघात समीकरण को आप कैसे लिखते हैं, तो एक द्विघात समीकरण को आप इस रूप में तो ही लिखते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को इस रूप में तो ही लिखते हैं आप, क्या द्विघात समीकरण के जैसा मिलता उलटा आपको दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि पावर पे घात पे 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है। और बाकी बात यदि हम इसको और देख सकते हैं आखिर द्विघात समीकरण, घन बहुपद और घन समीकरण या द्विघात बहुपद में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चले आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण x में 2 घात वाला एक बहुपद समीकरण होता है, समझ गए, यानी कि 2 घात वाला, ये जो घात आपको दिख रहा है 2 घात वाला एक बहुपद समीकरण होता है, जिसे मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यानी कहने का मतलब है ये जो आपको बताया ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, समझ गए। जहां a शून्य के बराबर नहीं हो सकता, यानी a ग्रेटर 0 हो जाएगा, यानी a शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसे ही आप द्विघात समीकरण कहते हैं, समझ गए। ये नोट्स आप याद करके रखिएगा, द्विघात समीकरण कहीं भी पूछ दे तो आपको बताना है कि किसी के घात यदि 2 है तो जिसे मानक रूप इसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो a जो शून्य के बराबर नहीं होगा तो इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, घन बहुपद किसे कहते हैं, तो घन बहुपद जो है, घन बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की उच्चतम घात 3 होता है, समझ गए, उच्चतम घात 3 होता है। इसका सामान्य रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए बी सी वास्तविक गुणांक है और ए शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसे घन बहुपद कहते हैं। घन से ही पता चल रहा है ना क्यों, समझ रहे हैं। और एक आपका आ जाएगा घन समीकरण। घन समीकरण किसे कहते हैं, घन समीकरण घात 3 वाला एक बहुपद समीकरण होता है जिसका मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ ए 0 के बराबर, जहाँ ए बराबर 0 होता है, इसका मतलब है कि समीकरण के चर जैसे x की उच्चतम घात 3 होती है, प्रत्येक घन समीकरण के ठीक 3 मूल होते हैं, जैसे वास्तविक और जटिल संख्याएं हो सकती है, समझ गए। तो घन समीकरण, घन बहुपद और द्विघात समीकरण, ये आपको इंपॉर्टेंट, द्विघात बहुपद आप नहीं भी उठी करते हैं तो आपको टेंशन नहीं है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों जो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यदि घात 2 है ना, साफ साफ घात 2 निकल के आ रहा तो यानी ये द्विघात समीकरण है, इस आंसर नंबर ए, समझ गए। तो आपको ये सब याद करके रखना है, ये आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा, बट एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको मैरिट में कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त करेगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम हो तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या क्या होगा, संख्या तो आपको मालूम नहीं है, संख्या आपके पास मालूम नहीं है, तो संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो वो संख्या हम मान लेते हैं x, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यदि किसी संख्या का 1/3, तो ये संख्या एक है, यदि इसका 1/3, यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं, स्वयं कौन, यही संख्या स्वयं उस संख्या से 4 कम है, स्वयं उस संख्या से, यानी ये संख्या जो हम माने थे इससे 4 कम है, स्वयं उस संख्या से 4 कम है ना, यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा, तो यानी x/3 बराबर x-4 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3x और -12,
तो यहाँ से -2x बराबर -12 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ इजिली आप 6 निकाल सकते हैं। तो वो संख्याएं क्या है, तो वो संख्याएं 6 है। वो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं आपके पास 6 निकल के आया। यदि आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी ये चलेगा। ऑप्शन से कैसे चलेगा, मान लिए वो संख्याएं 6 है, तो किसी संख्या का 1/3, इसका 1/3 कितना भाग होगा, 1/3 भाग 2 होगा। तो उस संख्या से क्या 4 कम के बराबर है, क्या ये 4 इसमें कम कर देंगे, क्या मेरे पास ये संख्या 2 निकल के आएगा, जी 100% 2 निकल के आएगा। यही तो मेरे पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे बनाएं चाहे ऑप्शन से बनाएं, दोनों तरफ से आपका बेस्ट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक समलंबाकार क्षेत्र पी क्यू आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू 12 मीटर दिया गया है, आर एस 22 मीटर दिया गया है। पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 मीटर, यानी साफ करने का मतलब है इसका ऊंचाई दिया गया है 14 मीटर है। तो दो फसलों को बराबर क्षेत्रों में बोया जाना है, तो प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्र ज्ञात कीजिए। समलंबाकार है तो समलंबाकार कहीं ना कहीं आप इस तरह से इसको करते हैं, बनाते हैं। तो ये बराबर हो गया, तो हम इसको सॉरी हम इसको पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है पी क्यू 12 है, तो ये भी 12 होगा, तो यानी ये 10 होगा। यदि 22 है, आर एस तो 22 है ना, तो ये है। और पी क्यू आर एस ऊंचाई 10 है, यानी ये ऊंचाई 10 दिया गया है। तो समलंबाकार का एरिया क्या हो जाता है आपके पास, पहले एरिया ज्ञात करना, तो एरिया हाफ अब भुजाओं का योग प्लस पी क्यू और प्लस आर एस गुना ऊंचाई। ये तो आप पढ़े होंगे ना, एरिया बेसिक फॉर्मूला है मेरे भाई। तो हाफ हो जाएगा, पी क्यू कितना है 22 और आर एस कितना है, तो ये सॉरी 22 और 12, 22 है ना, ये दोनों 12 11 12, और ये 12 कर देंगे कितना आ जाएगा 34, और गुना एच कितना निकल के आया था आपके पास 14। तो यहाँ से 2 से 17 कर दीजिएगा, यानी एरिया टोटल एरिया क्या निकल के आया आपके पास, टोटल एरिया 17 गुना 14 निकल के आया। क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल एरिया मेरे पास ये है। ठीक है, तो बोला जा रहा है प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध नहीं, उसको दो भागों में बांटा गया, तो प्रत्येक के लिए कितना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक के लिए यहाँ से निकल जाएगा, यानी 119 मीटर स्क्वायर प्रत्येक एरिया। ये आपका प्रत्येक एरिया निकल गया। ठीक है, ये आपका प्रत्येक एरिया निकल, टोटल एरिया पूछता तो आपका 17 गुना 14, इसको गुणनफल कर देते, ये आपका उत्तर ये आ जाता है। ये तो इसको 2 गुना कर दीजिए, आप समझ गए। ठीक है, तो ये सबसे पहले एरिया ज्ञात होना चाहिए, हाफ गुना भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, चल सकते हैं आगे की ओर, 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 9,375 रुपये यदि 9,375 रुपये की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की गई 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो एक वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। जब आपको इस तरह प्रश्न मिले और जब यह आपके प्रश्न में ये अंकित कर दे कि वो अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में बार बार मैं बता रहा हूँ कि अर्धवार्षिक यदि हो जाए मेरे दोस्त, तो रेट यदि आप रेट को हमेशा आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, रेट को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, और टाइम को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो इतना हम आपको बता चुके हैं ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक है, ये सालाना नहीं ले रहा, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में ले रहा, तो इसको साल पुराने के लिए तो आपको 2 से तो गुना करना पड़ेगा। समझ गए, तो यानी आपका नया फर्रेस जो रेट निकला, क्या निकला, रेट था 8%, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये 4% हो गया। इसको साल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी टाइम कितना था आपके पास, 1 साल था, तो इसको 2 से गुना करेंगे 2 ईयर्स। अब इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इसका सिंपल हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा परसेंटेज में। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना, यानी 4 दूनी 8, इस दोनों को गुना कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, 4 चौके यानी रेट का स्क्वायर। यदि स्क्वायर करके 2 अंक आ रहा है तो दशमलव देके 2 अंक दे दीजिए, यही आपका कंपाउंड है। यदि 3 अंक आ रहा है तो 2 अंक देके 1 अंक इसमें जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला आपके पास 8.16%, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकला परसेंटेज में। क्या मैं बताना चाहता हूँ कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में कितना आ जाएगा, 1375 टोटल धन था मेरे भाई, इसका आप 8.16% यदि आप करते हैं तो यही तो आपका टोटल धन निकलेगा, दशमलव उड़ा देते हैं, तो इसको यदि गुना करेंगे तो ये तो मेरा ब्याज निकल जाएगा रुपया में, ब्याज निकल जाएगा रुपया में। क्या निकलेगा कि नहीं, यदि धन का ये नहीं समझे, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास 8.16% निकला, यदि मूलधन में 8.16 से गुना करेंगे तो ये मेरा ब्याज रुपया में निकलेगा। रुपया में कैसे निकला, इसको 25 से 25 चौके 100,
इसको 25 दिया 75, ठीक है। इसको यदि 75 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। तो 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, फिर 25 से इसको कटाइएगा तो 25 चौके 100, 25 का 25, 25 पंचे 100, 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 16 का 16, यानी मेरे पास 15 × 51 ये मेरे पास निकल के आया क्या, ये ब्याज निकल के आया। 15 कम 15, हाथ में 1, 15 75, 1 76, यानी 765 रुपया क्या निकल के आया मेरे पास, ब्याज निकल के आ गया रुपया में। यानी कि 4% दर से 2 ईयर्स का 9,375 रुपये का ब्याज जो हम लेंगे 2 साल के लिए 765 रुपया लेंगे। तो क्या ये ब्याज पूछा जा रहा है, जी नहीं। बोला जा रहा है कि मूलधन जब हम इतना इन्वेस्ट किए थे तो रिटर्न कितना में देगा, मतलब जो मूलधन दिए थे वो मूलधन भी आएगा मेरे पास। यानी साफ साफ कहने का है मिश्र धन को जरा, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आपके पास मूलधन कितना है, तो मूलधन आपके पास 9,375 है, ब्याज कितना है 765 है। इसको आपको ऐड करना होगा तो 0 हो गया, 7 6 13 14 1 हो गया, 1 हो गया, यानी 10,140 आपका टोटल धन रिटर्न में आएगा, 10,140। आप पैसा लगाए कितना 9,375, लेकिन रिटर्न जो धन आएगा आपके पास 10,140 रुपया रिटर्न आएगा, जिससे ब्याज के तौर पे 765 रुपया मिलेगा। 765 रुपया, समझ गए, 765 रुपया। चलते हैं आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चोर और पुलिस का कहानी, ठीक है। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर के दूरी पे देखा। एक पुलिस साहब थे, एक चोर थे, ये दोनों डिस्टेंस 150 मीटर थे। चोर को 150 मीटर दूरी पर देखा, ठीक है। चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा से भागने का स्पीड जारी किया। चोर जो है 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से भाग रहा है, ठीक है। और पुलिस जो है 14 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है, यानी पुलिस 14 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। तो 6 मिनट तक भागने के बाद उसके बीच की दूरी क्या रह जाएगा आपको बताना है, ठीक है। यानी कि चोर एक चोर था, चोरी करके कोई सामान भाग रहा था, एक पुलिस ने उसको देख लिया। पुलिस ने देखा तो ये देखा कि ये 150 मीटर दूरी पे है, उसको अरेस्ट करना था। तो वो देखा कि 150 मीटर दूरी पे है तो उसको पकड़ना जरूरी था, और वो भाग रहा है कितना 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो पुलिस 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया, ठीक है। तो 6 मिनट तक भागा दोनों। 6 मिनट के बाद वो दोनों डिस्टेंस जो 150 मीटर डिस्टेंस बता रहा था, अब डिस्टेंस कितना रह जाएगा, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या ये चोर चोर और पुलिस एक ही डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है, क्या एक ही डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है चोर पुलिस, क्या दोनों अपोजिट जा रहा है, कि नहीं चोर बोल रहा है कि नहीं हम आइए अब पकड़वाइए देते हैं अपने आप को, ऐसा तो नहीं किया होगा। चोर भागता होगा, उस मतलब डायरेक्शन दिशा सेम होगा दोनों का, ठीक है। जो जब दिशा सेम होता है, सेम डायरेक्शन में गति करता है, तो उसका चाल मेरे दोस्त घटता है, ये बात आपको पता है। यानी कि 14 किलोमीटर चाल से इधर चल रहा था, फिर पुलिस भी 14 किलोमीटर पुलिस जा रहा था, 13 किलोमीटर ये जा रहा था, यानी ये दोनों में चाल हमेशा घटेगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मिनट में कितना चलेगा, ये तो मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 किलोमीटर पर आवर गति है मेरे दोस्त, तो इसको क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ। यदि 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में चले आएगा। तो कितना 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा ये, 6 मिनट में यहाँ से आप 10 चले जाएगा, यानी 100 मीटर। जब 6 मिनट में 100 दूरी मीटर तय कर लिया, टोटल डिस्टेंस आपका 150 मीटर था, 100 मीटर ऑलरेडी ये डिस्टेंस कर लिया, तो बचा कितना आपके पास डिस्टेंस, 50 मीटर तो ही बचा है, 50 मीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, समझ गए, ठीक है। सिर्फ आपको यह जानना है कि यदि चोर पुलिस डायरेक्शन सेम दिशा में जा रहा है तो चाल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेन स्पीड और ट्रेन में भी आपको बताए थे शायद हम, कि यदि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका चाल घटेगा, यदि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका चाल घटेगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका चाल जुटेगा। और दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटती है, ठीक है। ये ट्रेन के लिए हो गया, ठीक है। बाकी बात चोर पुलिस के लिए करना था तो डायरेक्शन सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका चाल दोनों का घट गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा
आ गया। लेकिन हमको तो मिनट तक भगाना है, तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर मिनट में बदलना होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा में 60 मिनट, तो ये मिनट में आ गया, तो 6 मिनट में 100 मीटर दूरी तय करेगा। और आपको मीटर में ही ऑप्शन दिया गया, तो इसको मीटर में बदलना होगा आपको। तो 50 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं, मात्र 33% स्टूडेंट ने करेक्ट जवाब दिए थे। समझ गए? तो आप लोग इसको बढ़िया से कीजिएगा। और जवाब दिए थे मतलब देखिए, आपको लग रहा है कि आप बनाए वहां जाके मेरा सही होगा, 100% आप श्योरली है जाके सही होता है। जब आप आते हैं घर पे तब पता चलता है वो ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको हम मीटर पर मिनट में नहीं बदल पाए। तो ये गलती होता है, ये सबसे गलती होता है। ठीक है? तो आप लोग इससे मुक्त होने का, इससे आजादी पाने का एक ही तरीका है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेटर होगा। ठीक है? चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। सोहन की आयु रोहन की आयु से 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु क्या है? साफ साफ बोला जा रहा था, 3 आदमी था, मोहन था, रोहन था और सोहन था। ठीक है? मोहन की आयु रोहन की आयु की 150 थी। तो यदि मोहन की आयु रोहन की आयु की 150 थी, यदि रोहन की आयु हम 100 मान लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मोहन की आयु 150 होगी, यानी 150% होगा? ये होगा ना? अरे ये होगा ना? यदि हम रोहन की आयु 100 मान लिए तो क्या मैं बता सकता हूँ मोहन की आयु 150 होगा? क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है कि रोहन की आयु का 150% मोहन का आयु है। ठीक है? और सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है, यानी सोहन का जो आयु होगा रोहन की आयु का 250%, यानी ये 250 हो जाएगा। समझ गए यहाँ से? तो आप इसको सिंपल अनुपात में लिखिएगा। ये अनुपात का आपका रेशियो है। समझ गए? रेशियो वो होता है जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इसको आप रेशियो में, इसको डायरेक्ट आप इसको मिनिमम रेशियो में बदल सकते हैं। तो 5 दिया 15x हो जाएगा, 3x 5 दूनी 10 है, तो 5 बचे 25 है। क्या मेरा ये रेशियो का अनुपात आया? ठीक है? तो रेशियो का अनुपात आया। इसका योग क्या दिया गया था? 60 वर्ष, यानी कि ये वर्तमान, ये भी तो वर्तमान आयु है, भले ये अनुपात में है मेरे भाई, भले ये अनुपात है, लेकिन है तो वर्तमान आयु, यानी इसका इसका योग और इसका योग हमेशा बराबर होगा। यानी 3 2 5 5 10x जो होगा हमेशा 60 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों योग एक ही है। ये अनुपात में है, ये संख्या में, अनुपात हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास? 6। जब x का वैल्यू 6 निकल गया तो आप मोहन को निकालिए, रोहन का निकालिए, या सोहन का निकालिए, या बेटा, इसका दामाद, इसका किसी का भी निकालिए, सबका निकल जाएगा। तो यहाँ से रोहन का पूछा गया, तो रोहन का आयु क्या है? तो यहाँ से 2x है, 2 ही x है ना, तो x का वैल्यू 6 है, यानी 6 दूनी 12 साल, यानी 12 साल आपका जो उम्र होगा, रोहन की एज होगा 12 साल। समझ गए यहाँ से? कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए टू जेड बढ़िया से हम बता दिए। ठीक है? अब रोहन की आयु हम 100 हम क्यों माने, हम मोहन की आयु 100 हम क्यों नहीं माने? आप यदि मोहन की 100 आयु मानते तो आपको 2 मिनट समय लग जाता, फिर आप उसका परसेंटेज निकालने बैठ जाते। और हम जानते हैं कोई भी चीज का हम 100 यदि मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो उसके कंपेयर में हमको मानना इतना इजी हो जाता है ना, कि आप मान के देखिएगा कभी, बहुत इजी हो जाता है प्रश्न को बनाना। यदि हम रोहन से 100 माने तो सिंपल मोहन 150 लिख दे, 250 लिख दिए। यदि आप इसको मानते तो इसका फिर निकालते। समझ गए? 150%, इसका फिर आपको 250% निकालना पड़ता, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो ये सब माइंड आपको लगाना होगा। समझ गए? चलते हैं आगे की ओर। यदि किसी विशेष आंकड़े माध्य माध्यिका बहुलक, आपको बार बार बता रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न देखने मिलेंगे आज 26 अगस्त जो आपका पूछे गए थे 2 शिफ्ट में, इससे आपको 2 प्रश्न इसी तरह प्रश्न पूछे गए माध्य माध्यिका से, सेम प्रश्न है। उसमें बहुलक, शायद एक में माध्य माइनस बहुलक पूछा जा रहा था, इसमें आपका माध्य पूछा जा रहा है। समझ गए? 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए हो सकता है एग्जामिनर जब मूड में हो तो वो हो सकता है 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, मात्र इसका 3 फार्मूला, 3 फार्मूला को आप रट लिए या 3 फार्मूला को आप याद कर लिए तो इजीली आप इसको कर सकते थे। ठीक है? तो सबसे पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं कि फार्मूला इसके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना, इसी फार्मूला को आप शायद बोलते हैं क्या? अनुभाविक संबंध। जब अच्छा बताएंगे किसी और क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला इसका आ जाएगा मेरा दोस्त, मेरे दोस्त, बहुलक।
बहुलक एक फॉर्मूला होता है थ्री माध्य का माइनस टू माध्य, समझ गए। ये एक फार्मूला आ जाएगा बहुलक का। अब दूसरा फार्मूला यदि हम देखें तो दूसरा फार्मूला आप लोग के सामने आ जाएगा, बहुलक बराबर माध्य माइनस थ्री इंटू माध्य माइनस माध्य का। ठीक है, ये आपका दो फार्मूला चले आया, समझ गए। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं, दो फार्मूला आपके साथ चले आया। तीसरा फार्मूला भी होता है इसका माध्य का, ये फार्मूला उसी से निकलता है, सिंपल। उसको निकालने के बजाय आप लोग याद रख सकते हैं, बहुलक प्लस टू बाय थ्री माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, ये तीन फार्मूला आप लोग को याद रखना है, समझ गए। यदि ये तीन फार्मूला को याद रखते हैं तो मैं गारंटी जरूर दूंगा कि एक प्रश्न आपको इससे 100% एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, समझ गए। 100% एक प्रश्न आपको इसमें देखने मिलेंगे। और यदि ये तीनों प्रश्न में आपको यदि तीनों याद नहीं रह पाता है, समझ गए ना, तो आप इजिली एक को याद रख ही सकते हैं, ऊपर को इसको याद रख सकते हैं। यदि ये रखते हैं तो दो में एक क्वेश्चन तो 50% तो चांस है आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले की ओर चलते हैं। बोला गया माध्यका दिया गया है आपके पास 12, बहुलक भी दिया गया है 15, तो आपको माध्य बताना। तो ये फार्मूला आप पुट कीजिए। तो यदि हम ये फार्मूला पुट करते हैं मेरे दोस्त, तो ये फार्मूला पुट करने के लिए बहुलक, तो बहुलक क्या है 15, तो बहुलक बराबर थ्री माध्य का, माध्य कितना 12 या 36, अब माइनस टू, माध्य पूछा जा रहा तो माध्य को हम x मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस टू एक्स क्या निकल जाएगा, तो यदि ये इधर चले जाएगा मेरे भाई 21 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस गया तो x बराबर 10.5। ठीक है, तो यानी माध्य आपका जो निकल के आया 10.5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना, यदि याद रखते हैं तो क्या दिक्कत है याद रखने में। इसको सिंपल बहुलक बराबर थ्री, देखिए इसको याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, बहुलक बराबर थ्री, माध्य का बड़ा है अक्षर में, थ्री माध्य का यानी तीन, ये गुना दो, समझ गए। इसको इजिली आप याद रख सकते थे और याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ग्रुप डी में ये प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 0.432 पे पावर 12 है तो पी क्यू का अनुमानित लीजिए। सिंपल आपको हम जैसे बोल दिए कि यदि ये संख्याएं आपके पास आ जाए, इसको कल भी हमने कराए, तो सिंपल ये संख्याएं टोटल है, वो टोटल संख्याएं लिखना है आपको। ठीक है, जिसके ऊपर पे पावर छत है वो तो राजा है, जिसके ऊपर पे पावर छत नहीं है वो भिखारी है, यानी उसको हटाओ, यानी उसको बाहर करो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जिसके पावर पर छत है उसको स्टार में डबल लाइन दीजिए, जिसमें पावर छत नहीं है उसको स्टार में जीरो रेटिंग दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप इसको 428 बराबर 990 इजली ये हो सकता था। इसको आप यदि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 214 बेटे 214, तो एक ही ऑप्शन में ऊपर आ 214 बेटे 495 इज करेक्ट आंसर। हम तो नीचे भी भाग भी नहीं देंगे। ठीक है, 214 बेटे 495। इसी प्रकार यदि प्रश्न को बनाते जाते हैं तो बनाते बनाते एक नजर ऑप्शन की भी और देखिएगा। यदि प्रश्न आप उत्तर निकलने वाला है, उसमें 1 मिनट या 1.5 मिनट समय लग रहा है, तो आपको 1 सेकंड उत्तर की ओर देना है। कहीं ना कहीं एक एक सवाल ऐसा होता है कि जो आपको प्रश्न उत्तर ना दे पाए, वो ऑप्शन से तुरंत आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 5 × 7 माइनस ब्रैकेट है, तो x का वैल्यू आपको इस जगह क्या रखना पड़ेगा जो 42 के बराबर आ जाए। चाहे तो आप इजीली इसको 35 गुना ये सब कर सकते थे, लेकिन हम उतना करेंगे नहीं, हम ऑप्शन से रखेंगे। ठीक है, हम ऑप्शन से पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 15 पकड़ते हैं। यदि x का वैल्यू 15 रखे तो क्या होगा, अरे ये मान x ही का तो मान दिया गया है, तो x का मान 15 रखते हैं। तो यदि हम यहाँ 15 रख दे तो ये क्या निकल के आया 5, यदि इसमें 5 जाएगा तो क्या निकल के आएगा 30, यदि इसमें 30 जाएगा तो -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 × 7 + 7, यही तो होगा। 7 × 5 = 35 और 7 42 का 42 के बराबर आ रहा है, तो 100% 42 के बराबर आ रहा है, यानी उत्तर ए। इस तरह प्रश्न जो है ना मेरे भाई, इसका जो उत्तर होता है ना, या तो ए नंबर उत्तर देगा या 2 नंबर ऑप्शन देगा। ठीक है, कि उसको ऑप्शन से भी बनाने में आपको बहुत ईजी तरह अनुभव हो।
ठीक है। तो इसको आप अभी कैलकुलेशन करते, इतना गुना इतना, फिर एक्स का वैल्यू आप निकालते, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी मान के हम क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो इस तरह सवाल को आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऑप्शन पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, ऑप्शन पकड़ना आपका टैलेंट को बताता है, आपके पास टैलेंट क्या है। क्योंकि हर कोई स्टूडेंट ऑप्शंस पकड़ के नहीं बना सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑप्शंस पकड़वाना है। कैसे ऑप्शन से बनाया जाता है वो आपको सिखाना। ऑप्शन से यदि बनाना है तो प्रूव करना होगा, तो इसमें हम प्रूव क्या किए, तो 42 क्या आ रहा है, बस इसी को लेके हम चले निकल गया। चलते हैं आगे की ओर। यदि x माइनस वन बटे एक्स बराबर 8 है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा। यदि माइनस है और माइनस में क्यूब पूछ दे तो के क्यूब प्लस 3 क्यूब फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। इस पे आप बैठा दीजिएगा। ठीक है, इस पे आप बैठा दीजिएगा। तो के क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 24, यानी 8 का क्यूब 512 आप लोग जानते होंगे, प्लस 24 यानी 12 और 24 36, यानी 536। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। यदि आपको इसका, यदि इसका फुल्ली आप क्लास चाहिए या फुल्ली इसका चाहते हैं कि जितना भी हो क्यू स्क्वायर पावर 5 पे पावर 12 पे पावर कुछ भी हो, यदि इसको आप फुल्ली क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इसका एक वीडियो लेके ज़्यादा गहराई पे नहीं जाऊंगा। 20 से 30 मिनट वीडियो में ए टू जेड इसका इन्फॉर्मेशन, जो एसएससी सीजीएल से लेकर आपका रेलवे तक जो पूछा गया, जो डिफेंस तक, मैं जो ऊपर से नीचे तक ए टू जेड कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो यदि आपको इसका क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मैं एक दिन किसी दिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चले आऊंगा आप लोग के सामने। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसका महत्तम समावर्तक का अनुपात यह है। तो लघुत्तम समावर्तक को एल मान लेते हैं, महत्तम समावर्तक को एस मान लेते हैं। तो इसका अनुपात 3x अनुपात x है। कोई दिक्कत। ठीक है, यदि उन संख्याओं का गुणनफल 432 है, यानी कि बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 3x है, उसका महत्तम समावर्तक यही है, और उन संख्याओं का गुणनफल 432। ठीक है, तो यदि हम इसका गुणनफल करें तो 3x² हो जाएगा, इसका वैल्यू 432 तो ही बता रखा है। तो एलसीएम एचसीएफ का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से x² का वैल्यू तो निकल जाएगा। 3 एक का 3, 3 चौका 12, 3 चौके 12, यानी x बराबर 12। यानी x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, 12 निकला। तो x का वैल्यू क्या रखे हैं, h का तो एच सी एफ तो ही x का वैल्यू रखे हैं 12। ये 12 तिया 36, यानी 36 और 12 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल बोला जा रहा था, रेशियो दिया था, गुणनफल के बराबर करना था, तो कोई इसमें झमेला उतना था नहीं। चलते हैं आगे की ओर। एक्स ने अपने आय का 16%, एक्स ने अपनी आय का 16% यात्रा पर खर्च किया, 40% किराए पे खर्च किया, 14% परिवार पे खर्च किया। समझ गए, और वार्षिक वेतन व्यय पर हर महीने खर्च करता, उसके पास इतना राशि बचित, उसकी वार्षिक आय क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले ये मासिक खर्चा, ये आय का इतना परसेंट, इतना इतना चिकित्सा व्यय पे हर महीने खर्च करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल लेते हैं मेरे भाई, इसका मासिक आय, मासिक आय हम 100% मान लेते हैं। जो महीना में इसका इनकम है, महीना में जो सैलरी उठता है उसको 100% हम मान लेते हैं। ठीक, अब खर्चा कितना कितना किया, पहले 16% किया, फिर 14% किया, तो यानी 56% तो टोटल हो गया। फिर 14% किया, यानी टोटल 70% खर्च, यानी खर्च टोटल कितना हुआ मेरे भाई, टोटल खर्च 70% हुआ। यदि 100% आपका आय है, आपने 70% खर्च कर दिया, तो बचत तो आपने की होगी ना। तो बचत कितना किया आपने, 30%। ठीक है, 30% बचत किए। तो ये पूछा जा रहा है जो 30% बचत की, ये तो आप परसेंटेज में बता रहे हैं कि 30% बचत किए, लेकिन रुपयों में बचत इतना के बराबर हो रहा है, यानी कि 30% का वैल्यू 930 के बराबर है, 9630 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब 16% खर्च के, 40% खर्च के, 14% खर्च के, इसके बाद जो धनराशि बचा होगा यही तो मेरा बचत है। तो यानी इस 70% खर्च करने के बाद जो मेरे पास धनराशि बचेगा, यही तो मेरे पास इसके पास वैल्यू हो जाएगा। भले ये परसेंटेज में है, एक सेकंड, भले ये परसेंटेज में है, वो मेरा रुपयों में है, क्या फर्क पड़ता है। और 100% तो मासिक वेतन हमको चाहिए था, तो मासिक वेतन 100% हम यहाँ से करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो, इसको 3 से आप इजीली उड़ा सकते थे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एका 3, यानी 3210 ये होगा, यानी कि 32,100 इसका क्या हुआ, मासिक वेतन हुआ। मासिक वेतन हुआ, मासिक वेतन कितना हुआ इसका, 32,100। समझ गए यहाँ तक, यानी मासिक वेतन इसका जो निकला मेरे दोस्त, 32,100 रुपया मासिक वेतन निकला। आप ऐसे मासिक वेतन निकाल लिए हड़बड़ी में, वहां पे आप क्वेश्चन
एग्जाम्स हॉल में उतना दिमाग तो लगाते नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की ओर चले जाइएगा, मार दीजिएगा, इसे पुट करके आपका 1 नंबर इजीली नीचे चले जाएगा। समझ गए? फिर बाद में बोलिएगा ओ सर जी प्रश्न नहीं पढ़ पाए थे सही से। तो प्रश्न पढ़िएगा कहाँ से? मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्रश्न एक बार चाहे वो कितना ही इजी क्वेश्चंस क्यों ना हो, एक बार पूरा प्रश्न आप पढ़िए और एक बार उत्तर को भी आप देखिए। ये वार्षिक आय पूछा जा रहा है, या आप मासिक आय निकाल के बैठे हैं, तो वार्षिक आय क्या होगा? समझ में आया? तो वार्षिक आय जो मेरे भाई होगा, एक महीना में 32,100 रुपये कमाते हैं, तो एक साल में आप कितना कमाइएगा? तो 12 तिया 36, यहाँ से निकल के चले आएगा आपका 0 0, 12 कम 12 1, 12 24 25 का 5 हाथ में 2, देख सकते हैं इजिली 2 हो गया। अब 12 तिया 36 2 38, यानी 38,500, 3,085, सॉरी 3,85,200 रुपया आपका आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये उत्तर आपका नहीं होगा। ये आपका मासिक है, आपका सालाना पूछा गया है। समझ गए? तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना होगा आपको। नहीं पढ़िएगा 2 क्वेश्चन यूं ही निपट जाएगा आपका, सिर्फ लापरवाही की वजह से। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। किसी दिए गए आंकड़े का माध्य, ये देखें ना, आपको बोले थे ना माध्य माध्यिका से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न ये था। किसी दिए गए आंकड़े के माध्य एवं बहुलक के बीच का अंतर 72 है, तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का अनुपातिक उपयोग करके माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो क्या आपके पास ये फॉर्मूला इसमें बैठेगा? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। नहीं, ये फार्मूला नहीं बैठेगा। तब कौन फार्मूला यूज करें? एक सेकंड चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो हम फार्मूला लिखे थे। यानी फार्मूला क्या था? तो दूसरा फार्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। बहुलक हो जाता है, बहुलक बराबर माध्य -3 इंटू माध्य माइनस माध्य का, यही तो हो जाता है। तो यानी दूसरा आपका क्या था? एक सेकंड, दूसरा आपका दूसरा आपका सूत्र क्या था? दूसरा आपका सूत्र था, जो सूत्र इसमें अप्लाई होगा, दूसरा सूत्र आपका था बहुलक बराबर माध्य -3 इंटू माध्य माइनस माध्य का, यही तो होगा। माइनस माइनस माध्य का, यही तो होगा। तो बोला क्या गया? माध्य और बहुलक के बीच अंतर दिया गया है, तो यानी माध्य और बहुलक यदि बराबर के इस पार लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी बहुलक माइनस कितना दिया गया है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्य माइनस माध्य का, ये तो हम लिख सकते हैं। तो माध्य माइनस माध्य कितना दिया गया है? आप देख सकते हैं माध्य माइनस माध्य कितना दिया गया? 72, इसके 72 के बराबर लिख दीजिए। 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? माध्य एवं माध्यिका के बीच अंतर, तो अंतर तो ऑलरेडी यहाँ है, तो इसको आप x मान सकते हैं। तो x बराबर 24 या 72 होता है, तो x का वैल्यू 24 आ गया। 24 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो बोले ना वो फार्मूला, यदि 3 फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं तो आपसे 1 से 2 प्रश्न जो प्रश्न पूछे जाएंगे इजिली आप लोग 100% कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ ये फार्मूला से। एक ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला होता है माध्य बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, सिर्फ फार्मूला के बेसिस पे थे। चलते हैं आगे की ओर। 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है। एक प्लास्टिक था आपके पास, ठीक है, एक लंबा चौड़ा प्लास्टिक था, उसको आपको एक बॉक्स बनाना था। आप कलाकार हैं, नो डाउट। एक बॉक्स बनाना था, इसको हम इस तरह इसको बॉक्स डिजाइन कर लेते हैं सपोज दैट के लिए। ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बोला जा रहा है कि यदि एक बॉक्स की लंबाई 5 मीटर है, समझ गए, चौड़ाई 10 मीटर है, समझ गए, और ऊंचाई 15 मीटर है, समझ गए। सेंटीमीटर में सर, सॉरी सेंटीमीटर है सर, सेंटीमीटर में, ये भी आपका सेंटीमीटर चौड़ाई, ये भी आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो प्लास्टिक का क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके घनाभ के आकार को, तो हुआ घनाभ के आकार का ही तो है। तो घनाभ का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल हमको एरिया निकालना है, कितना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है? 2 इंटू एल बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू एल बी क्या था आपके पास? तो एल आपके पास क्या है? तो यहाँ से इजिली एल बराबर 5 है, चौड़ाई आप 10 मान सकते हैं, और ऊंचाई आपका 15 है। तो एल बी क्या था आपके पास? एल बी 50, हम इसको लिख देते हैं। बी एच क्या था? तो 150 था ये आपका,
और एल एच क्या था, तो ये और ये करेंगे तो 15 पचे 75 था आपका। तो इसको योग करके 2 से गुना कर देना था, क्या था इसमें बताइए। तो इसको योग करके यदि 2 से गुना करते तो ये आपका 200 हो जाता, तो यानी 275 गुना 2, यही तो होता आपका 275 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो एरिया को इस सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर इसका चौड़ाई लंबाई सब दिया गया है। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो सिंपल इसका एरिया पूछा गया था, प्लास्टिक शीट का एरिया, तो टोटल इसका एरिया आप लोग निकाल लेते, टोटल एरिया निकाल लेते। तो इसका टोटल एरिया जो होता है मेरे भाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये घनाभ का टोटल एरिया होता है, ये लोग याद रखिएगा आप। ये डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि फार्मूला याद है तो आप लोग इजीली कर सकते थे, यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते। समझ गए। तो आप लोग फार्मूला जितने भी, चाहे वो 2D हो, 2D हो या 3D हो, इसको सॉल्व करने के लिए मात्र एक ही ऑप्शन बना है कि आप लोग सूत्र जितना भी है, सूत्र वो सूत्र घनाभ का जितना भी आयतन क्या होता है, टोटल एरिया क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब टोटल इजीली आपको करना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 21 नंबर को देखिएगा, एक दुकानदार को अपने सामान का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। तो एक दुकानदार, कुछ क्रय मूल्य होगा इसका, तो हम क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया, क्रय मूल्य 100, अब काहल माने आप 200 काहल माने 3000 काहल माने 100, इसीलिए माने कि 100 के कंपेयर में कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं अंकित मूल्य, कहीं ना कहीं अंकित मूल्य होगा। जब डिस्काउंट जा रहा है तो अंकित मूल्य तो 100% होगा, क्योंकि अंकित मूल्य नहीं दे रहा है तो कोई दुकानदार बेवकूफ भी होगा ना जो क्रय मूल्य पे डिस्काउंट देगा, उसको हानि करना है नहीं ना। तो अंकित मूल्य कुछ होगा। अब ये जो अंकित मूल्य है, इससे बोला जा रहा है इस पे ये 8% डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट देने के बाद इसको 15% का लाभ हो गया। जो वस्तु 100 में खरीदा था, अभी इसको 115 में बेच रहा है, तभी तो 15% फायदा हुआ इसका, तभी तो 15% फायदा हुआ। तो ये पूछा जा रहा था कि इसका अंकित मूल्य जो भी होगा वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा होगा, बस सिंपल है। कोई भी वस्तु को 8% डिस्काउंट, यदि 8% छूट देने के बाद जब आपका मूल्य 115 रुपया बचा, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 92% का वैल्यू 115 है, क्योंकि 8% तो आप डिस्काउंट ऑलरेडी दे ही चुके हैं। तो आपके पास कितना बचा 92%, तो 115 जो निकला तो 92% का तो वैल्यू निकला। तो 100% कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप यदि 115 बट्टे 92 गुना 100 कर सकते, तो यहाँ से आपका क्या अंकित मूल्य निकल जाता है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको इससे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125। तो यानी अंकित मूल्य क्या आपका निकला 125। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी अंकित मूल्य आपका 125 रुपया निकला मेरे भाई, और क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है। तो साफ साफ पूछा जा रहा है कि उसका समान अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक पे रखना चाहिए। ये क्रय मूल्य है 100, अंकित मूल्य 125, तो साफ साफ नहीं देख रहे हैं 25% ज्यादा पे रखा जा रहा है। तो 25% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ 100 रुपया माना था, क्योंकि 125 था तो इजिली हम बोल दिए 25%। अब यदि मान के चलिए ये 100 के जगह पे हम कुछ रख लेते 250, 50 या 175, तो बताइए कैलकुलेशन करने में कितना अभी होता कि इसका पहले परसेंटेज निकालो उसका, इसीलिए हम 100 मानते हैं। 100 मानने का रीजन ही यही है, आसान है तरीका कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य 100 रुपया था, अंकित मूल्य आप कितना चढ़ा के बोले थे आपको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अंकित मूल्य पे 8% डिस्काउंट दे दिए। यदि आपका अंकित मूल्य 100% मानते हैं तो 8% डिस्काउंट दिए तो 92% तो बचा। 92% 115 का वैल्यू, तो 100% आप अंकित मूल्य को माने थे, तो 100% इतना हो गया। तो यहाँ से आपका 115 लाभ हो गया, यहाँ से इजिली आप कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में कौन सा निकटतम अनुमानित मार्ग को दर्शाता है, निम्नलिखित समीकरण प्रश्न ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भाई 255 किसका रूट अंडर होता है, तो रूट अंडर 530 किसका होता है। तो इतना का होता नहीं है, लगभग में बोल रहा है, निकटतम बोल रहा है। तो क्या हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 आएगा, यानी इससे भी उतर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, यानी कि ये 16 के लगभग में है। तो ब्रैकेट इधर है तो बंद करेंगे, भगा 3 है तो 3 करेंगे। ठीक है, भगा नहीं देंगे, ब्रैकेट है ना, माइनस आप इसको 85 ते 24 गुना 4, इधर प्लस 530 अब किसका है, यदि 25 का करते हैं 625, 24 भी ज्यादा यानी 23 यदि करते हैं, यदि हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो गया, 9 हो गया, 3 6 दूनी 12 हो गया, यानी 9 2 529 आ रहा है, यानी ये 23 का लगभग होगा। ठीक है,
तो यहाँ 4 छके 24, 4 छके 24 हुआ ना, तो यहाँ से 4 छके 24, 6 से लगभग में कटाइए, 4 छक 84, यानी इसको ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 4 3 7, 2 1 3 37 -16 भागा 3। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और भागा 3, यानी लगभग 7 के करीब आपका उत्तर आ जाएगा। 7 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? 7 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लगभग में खोज रहा था तो हम लगभग में मान लिए। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। देवेंद्र एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो देवेंद्र से आरंभ करते हैं और एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। तो देवेंद्र किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, ठीक। ईश्वर ईश्वर उसी काम को 25 दिन में कर रहा था। तो यदि देवेंद्र किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ईश्वर 25 दिन में काम कर रहा है, तो एक काम का क्वांटिटी होना चाहिए ना कि हाँ हमको इतना काम करना है। ठीक है, तो एक काम होना चाहिए, तो काम वो संख्या होता है मेरे दोस्त कि जो भी संख्या यहाँ पे दिया जितने दिन में करा है इसको पूरी तरह विभाजित कर दे, या हम इजिली बोल सकते हैं इसका आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 20 और 25 का एलसीएम क्या लघुत्तम समावर्तक की तरह निकालना बैठेंगे? जी नहीं, उतना निकालना नहीं है, ये मुंह से एलसीएम निकाल सकते हैं। क्यों? कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 25। क्या 25 20 और 25 दोनों से विभाज्य हो रहा है? जी नहीं, 20 से 25 विभाज्य नहीं हो रहा। 25 से तो हो रहा है लेकिन 20 से नहीं हो रहा। इसका दुगुना लेते हैं 50। क्या 50 दोनों से विभाज्य हो रहा है? जी नहीं, 20 से तो नहीं हो रहा, 25 से हो रहा है, यानी 50 नहीं हो सकता है। 3 गुना 75 नहीं, 4 बार में? जी 100% होगा। यानी टोटल वर्क हम क्या मान लें? 100। टोटल वर्क, क्या टोटल वर्क हम 100 मान लें? तो ये डी एक दिन में कितने इकाई करेगा? 5 इकाई। अरे एक दिन में काम 5 ही इकाई तो करेगा। टोटल काम आपके पास 100 है, एक दिन में 5 इकाई कर रहा है, तो टोटल काम करने में 20 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये एक दिन में 4 इकाई काम करेगा। समझ गए यहाँ तक? 4 इकाई काम करेगा। अब ये बोला जा रहा है कि दोनों एकांतर दिनों कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेट दिन में कर रहे हैं। अल्टरनेट या एकांतर दिन से बोलते हैं एक दिन छुड़ा के एक दिन। यदि पहले देवेंद्र किया तब ईश्वर किया होगा दूसरा दिन, फिर देवेंद्र किया फिर ईश्वर किया, फिर देवेंद्र किया फिर ईश्वर किया, यानी एकांतर दिन आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो देवेंद्र और ईश्वर, तो ये 2 दिन में कितना काम हो जाएगा इसका? 9 इकाई। क्या 9 इकाई काम होगा या नहीं होगा? ठीक है, टोटल काम क्या था आपके पास? 100। तो ये एक दिन में कितना, यानी 2 दिन में कितना? इजली अभी फिलहाल एक दिन मान लेते हैं, 9 इकाई। ठीक है, तो कितना दिन ये काम करेगा? क्या 100 पूरी पूरी तरह काम कर सकता है? जी नहीं, 11 यानी कि 11 दिन, यानी 2 2 दिन कर रहा है ना, यानी 22 दिन में 99 कर देगा, ये कर देगा ना। तो आपके पास शेष काम क्या बचा? एक काम बचा ना, शेष काम क्या बचा? एक। अब करेगा कौन? यदि वो देवेंद्र से आरंभ करे, यानी देवेंद्र काम करेगा, तो देवेंद्र क्या है? देवेंद्र एक दिन में 5 इकाई थी, यानी कि टोटल 1 भाग काम करना था। एक दिन में 5 भाग काम करता था, तो 1/5 दिन में खत्म करेगा, यानी 22 पूर्णांक 1/5 हम इजिली बोल सकते हैं। इतना दिन में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। यानी इसको आप यदि पूर्णांक में तोड़े तो 111/5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब बात करेंगे, यहाँ तक आप लोग को इस जगह थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा, हम जानते हैं, क्योंकि इस जगह देखिए, एक मिनट फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जैसे मान के चलिए एक एक दिन अल्टरनेट एकांतर दिन में, क्या मैं बोल सकता हूँ एकांतर दिन में डी और ई कितना? 9 इकाई। 9 इकाई। टोटल काम, टोटल वर्क कितना है आपके पास? टोटल वर्क 100 है। तो कितना बार में जाएगा? यदि इसको डिवाइड देते हैं तो बार बार, मतलब फुल्ली तरह यदि संख्या आपको कटाना है तो कितनी बार में विभाज्य होना चाहिए? 11 यानी 11 टर्म में। 11 टर्म में 11 काम चला गया, शेष काम क्या बचा आपका? एक। अरे शेष काम एक ही तो बचा, 11 टर्म में गया, तो ये एकांतर दिन कर रहा था, एक दिन छुड़ा के एक दिन, यानी इसमें 2 से आपको गुणन करना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ से आपको 22 डे निकल गया। आपका काम बचा है शेष, मात्र काम कितना बचा है? एक। अब करेगा कौन? साफ साफ प्रश्न में बोला जा रहा है देवेंद्र स्टार्ट कर रहा है, तो देवेंद्र स्टार्ट जब कर रहा है तो देवेंद्र एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 इकाई। टोटल काम कितना है? एक ही इकाई है, लेकिन ये 5 इकाई कर रहा है, यानी कि 1/5 दिन में पूरा करेंगे। तो 22 पूर्णांक 1/5 डे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को यदि आप पूर्णांक में तोड़ते हैं तो आपका 111/5 डे इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर
प्रश्न कीजिएगा। अगले सेशन जो मैं लेके आऊँगा, पूरी तरह कोशिश रहेगा वो क्वेश्चन को फिर से रिपीटेड करने का, ठीक है? समझ गए? कोई परेशानी नहीं है? यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। ये टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जाके पीडीएफ या कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या कोई भी रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन हो, ए टू जेड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से क्लिक करके आप इजिली जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो वीडियो पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके न्यू दोस्त साथी हैं, आप लोग को पता है 17 नवंबर से आप लोग का ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट है, तो आप लोग इजी वे अपना अभी भी आप लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ग्रुप डी है, ग्रुप डी कहीं ना कहीं बोला जाता है बीपीएससी से भी हाई लेवल एग्जाम है, ठीक है? तो आप लोग शेयर करके अपना तैयारी में जुट जाइए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल बटन कर दीजिएगा अदर सब नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।